जो है सिर्फ अनदेखी की गई। बिहार को लेके आपके जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर जरूर 26,000 करोड़ का जो है कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, अब बजट का मतलब तो सर्वव्यापी है ना। बजट का मतलब होता है एमएसपी, मनरेगा। बजट में आपने अग्निवीर पर भी नहीं चर्चा की, बजट में एजुकेशन पर चर्चा नहीं की। किसान के बजट को जब आप 19 में आए थे तो 5 पॉइंट कुछ था, अभी 3 पॉइंट कुछ है। बजट में 3 पॉइंट का प्रावधान आप कर दिए। मनरेगा में आपने कुछ नहीं किया। आपने ममता, आशा, रुसैया, इन जितनी सारी चीजें हैं इस पर आपने बजट में कुछ नहीं किया। रेलवेज को एकदम आप खत्म ही कर दिया, बजट से बिल्कुल निकाल के ही फेंक दिया। आप जो मिडिल क्लास हैं आप उसको, आप जो 3 से 7 लाख है उसको आपने परसेंटेज टैक्सेस के बढ़ा दिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी अब आप समझिए ना, छोटी छोटी उम्मीदें गरीबों की इंश्योरेंस में लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें भी आप टैक्सेस कर दिए हो। तो आप बजट को आप ना तो एजुकेशन के लिए देखा, ना तो यूथ के लिए। आप कह रहे हो कि प्राइवेट जगह पर हमने इतने यूथ के इंसेंटिव के लिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी। भैया, नौकरी के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप। 2 करोड़ जो नौकरी की बात करते थे उस पर चर्चा ही नहीं होती है। आप रोजगार पर चर्चा ही नहीं कर, आप बात कर रहे हो बस सिर्फ राजनीति और सियासत कैसे हम झांसे में रखें। तो ये आप हमको बताइएगा ना। अब बिहार की चर्चा करते हैं। बिहार में इनसे विशेष राज मांगा गया, बिहार में इनसे विशेष पैकेज मांगे गए, और इन्होंने पहला वादा बिहार से किया था गांधी मैदान में विशेष राज देने का। दूसरा, इन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपया की आरा में चर्चा की थी। 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने बाढ़ पर देने की चर्चा बाढ़ में की थी। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय इनसे पटना का मांगते रह गया भीख, नीतीश जी को इन्होंने नहीं दिया। कोसी बैरेज को रिहेबिलिटेशन के लिए और फरक्का के रिहेबिलिटेशन के लिए गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, केहर, कन्हर, बलान, इस नदियों को बालू स्लेटी निकालने के लिए और हाईडेम के लिए चर्चा हुई कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हाईडेम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस पर आपने चर्चा नहीं की। तो आप जरा मुझको एक बात बताइए, आईआईएम नहीं बनेगा बिहार में, आईआईटी नहीं बनेगा बिहार में, 2.25 करोड़ लोग बाहर पलायन करने जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपसे विशेष पैकेज मांगा गया कि चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, फैक्ट्री बंद है, डालमिया नगर बंद है, मक्का पर आप हमको विशेष प्रावधान करो। मखान 94% हम दुनिया को देते हैं, उस पर हमको विशेष प्रावधान करो। दूध प्रोडक्शन पर आप हमसे चर्चा करो, फूड प्रोसेसिंग पर चर्चा करो। इस पर कोई बात नहीं। न तो आपने विशेष राज की, न विशेष पैकेज किया। आप 2 साल पहले जो बांका में विद्युत परियोजना थी उसको आप फिर पैंती कर दिया। आप जो एक पुल देना था 26,000 करोड़ का, वो पहले से लंबी थी। जो दुनिया में बन रहा है उसको आपने जोड़ दिया। जो दुनिया में 1-1 लाख, 1.5 लाख करोड़ का एनएच बन रहा है, वहां आपने 2 एनएच, एक बक्सर से भागलपुर, एक पटना से पूर्णिया, जो पुरानी लंबित मामले थी अटल जी से पहले कांग्रेस के समय से, उसको आपने जोड़ दिया। ये कौन सा, ये मतलब आपने धोखा नहीं दिया, आपने ठगा नहीं, आपने पीठ में खंजर नहीं भोंका। आपने बिहार की जनता से सर्वोपरि आप सियासत समझते हैं आप लोग, ये सियासत नहीं है। इसलिए जनता, बिहार की जनता के साथ धोखा है। न विशेष राज, न विशेष पैकेज, न पलायन को रोकने के लिए, न बाढ़ से मुक्ति के लिए। आप कह रहे हो कि हम चर्चा करेंगे नेपाल से, कब चर्चा कीजिएगा भैया? आप हाईडेम की चर्चा नहीं करते हैं तो बाढ़ से मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो इसीलिए ये बिल्कुल ठीक है। आप यदि नेताओं की खुश करने की बात आपने की है, जिसको सत्ता में चिपके रहना है, वो तो ठीक है। ये बिहार के लिए बजट नहीं है, ये सपोर्ट लेने वाला नेता, जो पागलपन है बिहार की जनता के प्रति, जिनकी दीवानगी नहीं है और जिन्होंने जिता के भेजा, 30 एमपी के सपोर्ट के बावजूद भी विशेष पैकेज नहीं मिला, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? देखिए, विपक्ष गिरा पड़ा है क्योंकि बजट इतना बैलेंस्ड है। देश के हर कम्युनिटी के लिए, हर राज्य के लिए ये 2024 का बजट कुछ न कुछ बहुत खास लेके आया है। देश के युवाओं के लिए, देश के 4 करोड़ एम्प्लॉइज के लिए, जो बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ साथ झारखंड के लिए
हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये सब तो विधिवत नाम पढ़े गए हैं। इसके बाद विपक्ष को सूझ नहीं रहा है कि वो विरोध करे तो कैसे करे। कल जो कुछ कहा है राहुल गांधी ने, उसी में पता चलता है कि ये बजट बहुत अच्छा है। इन लोगों ने क्या कहा कि ये बजट सरकार बचाओ बजट है, तो सरकार गिराओ बजट बना दें हम। भाई, जब बजट सरकार को बचाने वाला है, सरकार को मजबूत करने वाला है, इसका मतलब अच्छा बजट है। अब उसके बाद आप रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस देश के युवाओं को कहता हूं, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप शुरू हो रही है, उसका लाभ लीजिए। जो 4 करोड़ एम्प्लॉइज हैं, उनको जो प्रत्येक परिवार को 17,500 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, वो उसका लाभ लें। और लेदर की बनी चीजें सस्ती हुई हैं, मोबाइल के यूजर्स को 15% डिक्रीज हुआ है खर्चा। ऐसे मछुआरों का बहुत कल्याण हुआ है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। तो इसका लाभ देश ले। और इसके बाद भी याद रखिए, ये 6 महीने का ही है। अंतरिम बजट आ चुका था फरवरी में, और 6 महीना बाद फरवरी में फिर आएगा। तो 6 महीने का बजट इतना बड़ा 48 लाख करोड़ का बजट है। इस देश में 48 लाख करोड़ का बजट आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी का विषय है। और मैं समझता हूं, अगर ये कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए इस साल रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपए का। 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in the last 10 years, Railways has developed in a way which is very different from the previous 60 years. The foundation of infrastructure has been laid during this period. Almost 96% of the network is electrified. 31,000 kilometers नए railway track बने। Imagine 31,000 kilometers is like a large country like Germany is 35,000 kilometers. यानी प्रैक्टिकली जर्मनी के पूरे नेटवर्क से थोड़ा सा उतना उसी परिमाण का, उसी ऑर्डर का रेलवे नेटवर्क भारत में पिछले 10 वर्षों में जुड़ा है। इन सब फाउंडेशनल चीजों को करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी लाएं। इसीलिए जरूरी है कि अगले कई वर्षों तक रेलवे के ऊपर फोकस करके कंटिन्यूसली इसको डेवलप करते जाएं। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में भी 2024-25 के बजट में भी रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपीस का। मंगलौर के लिब्बारेड्डी तिराहे में एक घटना हुई थी, जिसमें वादी सचिन द्वारा पुलिस को ये बताया गया था कि उसके ई रिक्शा में कुछ भोलों द्वारा अटैक करके उसके ई रिक्शा को क्षतिग्रस्त किया गया, उसके साथ भी मारपीट की गई है। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया और उन लोगों की पहचान भी की जा रही है जिनके द्वारा ये घटना की गई है। इसमें हालांकि जो झगड़े का कारण उनके कांवड़ लगने को लेकर ही बताया जा रहा था, लेकिन मैं इस चीज का खंडन करता हूं। इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हुई थी। उसके बाद भी ये इस तरीके का जो व्यवहार था, इसके अगेंस्ट में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, कुछ ऐसी घटना पर जहाँ पर देखिए, जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं या ऐसा कोई गतिरोध हमारे समझ में आया है, जो हमारे में आया है, संज्ञान में आया है, उसमें पुलिस ने तत्काल वैधानिक कार्रवाइयां की हैं और जो भी ऐसे मामले हैं उसमें अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। सर, आगे की इस तरह की घटना सामने ना सभी जो पुलिसकर्मी हैं, जो जोनल, सुपर जोनल या जिन भी स्थानों में तैनात हैं, उनको अलर्ट किया गया है। ऐसे किसी भी मामले से निपटने के लिए तत्काल वो मौके पर पहुंच के किसी भी गतिरोध को, ऐसा अगर कोई संज्ञान में आता है, उससे तत्काल दूर करें। सभी प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहां भी कानून बनाने का काम किया जाए।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। स्वाभाविक है, देखिए स्वाभाविक है, उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया। और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। देश के सामने कुछ तथ्यों को रखना जरूरी है। लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थे। 23.5 lakh students took part in the NEET examination of 2024. ये एग्जामिनेशन 571 सिटीज में 4,750 सेंटर्स पे हुआ था। This examination was conducted in about 571 cities at 4,750 centers. खुद सरकार की ओर से सीबीआई इंक्वायरी दे दी गई थी। सीबीआई की ओर से आरंभिक अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि हजारीबाग और पटना और एक आध जगह और मिलाकर करके 155 कैंडिडेट के बारे में शिकायत आई है और 155 उम्मीदवारों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। और जो इन सभी 155 कैंडिडेट्स के मार्क्स की तुलना की गई तो सिर्फ एक को 570 मार्क्स आया था, जो रिस्पेक्टेबल मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन भी किया और ये पाया कि कोई इसमें एनोमली एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं पाई गई। जो पहले के रिजल्ट होते थे उसी के अनुसार ये भी रिजल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा परीक्षा कराने की, क्योंकि इसके कारण बहुत केओस होगा, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा। जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। जो एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनको परेशानी होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे परीक्षा को कैंसिल नहीं करेंगे और उन्होंने सरकार की बात को मान लिया और कहा कि आप काउंसलिंग करिए। I repeat, the Supreme Court found no material irregularity to order the cancellation of the entire examination. 23.5 lakh students were there, nearly 571 cities and 4,750 centers. तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। अब हम कुछ बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की। ईमानदारी से जांच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है और सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं। 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे? जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत ही नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम
अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है? कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ? कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? अखिलेश यादव के समय में कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था। अब तो यूपी में गैंगस्टर एक्ट भी लगाने की बात हो रही है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयास से पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कानून बना या नहीं बना है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? इन द वेक ऑफ द कंक्लूसिव फाइंडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, there is no material irregularity warranting a cancellation of the examination. It is confined to only 2 centers in Patna and 1 outside. Patna means Hazaribagh and Patna. Will you apologize? राहुल गांधी देश के बच्चों को और भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं? बार बार होमवर्क करते नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करते नहीं, किसी ने चिट दे दिया और लगते हैं भारत की छवि को खराब करने। ये ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया। वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें। और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं भारत की छवि खराब की, बल्कि भारत की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास बनाने का काम किया, जो बहुत ही गलत है। मैं बहुत इनकी भर्त्सना करता हूं और ये बहुत संतोष की बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है और काउंसलिंग शुरू होगी और बच्चों का भविष्य ठीक होगा। हम ये कह रहे हैं कि आप सच बोलिए, देश को गुमराह मत करिए। यूथ को जो आपने प्रॉमिस किया है नौकरियों का, जो पहले से लोग वेट कर रहे हैं, क्या उनको भी अकोमोडेट करके किया है या ये अलग से 50,000 है? ये सब बेकार की बात है। हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट दीज जॉब्स? स्टेट्स को तो आपने कुछ दिया नहीं, बिहार को भी गुमराही किया है। क्या दिया है बिहार को? बहुत खुश हो रहे हैं बिहार के लोग। नमस्ते। प्रकार का होता है कि एक वर्ग खुश होता है, दूसरा वर्ग निराश होता है, लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, CMI की रिपोर्ट भी और जितने भी ये एजेंसीज हैं, इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट्स आती हैं, साफ बताती हैं कि इस देश में आय तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आय महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक महीने से गरीब होता जा रहा है। और उसके ऊपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादाद थी इस देश में, उसको लाचारी के कगार पे लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, बॉडी ब्लो इस देश के इन्वेस्टर्स को दिया गया है, वो है इंडेक्सेशन की। जो लाभ आपको दिया जाता था वो आपसे छीन लिया। इंडेक्सेशन छीनना, इन्वेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। आप इंडेक्सेशन रिमूव करके एक महीने में इन्फ्लेशन पे भी टैक्स ले रहे हैं। यानी कि आज तक आप
खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुविधा खरीदें या इनकम कमाएं, उस पर तो टैक्स देते थे। अब आप महंगाई, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपसे इंडेक्सेशन की जो एक लाभ आपको दिया गया था वो आपसे सरकार ने छीन लिया है। तो कुल मिलाकर इस बजट ने लगभग हर तबके को नाराज किया है। सर, दिल्ली के हिस्से में क्या है? दिल्ली के हिस्से में खास तौर पे, दिल्ली वो राज्य जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराता है, दिल्ली वाले जमा कराते हैं, उनका शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो उन्हें मिलना चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। वो 20 साल से जितनी राशि मिलती थी, करीब 350-400 करोड़ मिलती है, बस उतनी ही मिलती है। एक फूटी कौड़ी का भी इजाफा उसमें नहीं किया गया और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बजट होगा इस देश के इतिहास में जिसने लगभग सबको निराश किया हो। और यहां तक कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों से बात करें, इंटरनेट पे देखें या इंटरनेट के अलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें, वो सब भी इस बजट से निराश हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ जो पीनलाइजिंग प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से लाए गए हैं, जिस प्रकार से इंडेक्सेशन समाप्त किया गया है, कैपिटल गेन्स पे टैक्स बढ़ाए गए हैं, एटसेट्रा। जदयू सरकार और एनडीए सरकार कह रही है कि बिहार का कायाकल्प होने वाला है, ऐसा बजट मतलब किस तरह का कायाकल्प होने वाला है हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बिहार से आते हैं, तो चाहते हैं कि बिहार को मिला क्या है। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। तो ये क्या जो बिहार के लिए जो योजनाएं हैं या जो भी है, तो क्या ये एक मुश्त ये पैसे क्या एक मुश्त में चेक काट के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के हाथ में जा रहे हैं, थमाने हैं। आप बताइए, बिहार का अपना खुद का बजट 2,50,000 करोड़ का होता है, उसमें ये और योजनाएं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। केंद्र सरकार ये जो इन्होंने योजनाएं जो इन्होंने घोषित की है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब किसी भी वर्ग के लिए इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं की गई है। कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट और रीपैकेजिंग इसको कर दी गई है। अब उसमें से देखना होगा, बहुत सारे योजनाएं जो इन्होंने घोषणा की है इसमें, वो तो अभी पिछली भी चल रही है, उसमें बस उसको रीपैकेजिंग करके उनको प्रस्तुत किया गया है। बाकी और डिटेल में देखने से पता चलेगा। नीतीश कुमार का कल बयान है, उस बयान में ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि एक नेचुरल अलायंस है और जब ये अलायंस हुआ है तो बिहार प्रगति के राह पे जाएगा, और हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बजट हुआ है वो बिहार में डेवलपमेंट लाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव है और हम लोग को ये लगता है और बिहार की जनता को ये लगता है कि ये चुनावी घोषणाएं साबित होगी, ये जो कहा गया है इस बजट में। बाकी अभी समय है आपके सामने, पता चलेगा। बिल्कुल, कुर्सी बचाने वाला बजट है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी थी उससे फिलहाल टालने के लिए इस तरह का बजट लाया गया है। मिलकर आज प्रोटेस्ट किया है, यूनियन बजट के खिलाफ प्रोटेस्ट है। उनका कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बाकी राज्यों के साथ। देखिए, यूनियन बजट जॉब क्रिएशन का बजट है, जॉब के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। तो अगर बताइए कि अगर ये जो केंद्र सरकार ने जो जॉब के ऊपर जो ट्रेस दिया है, जॉब क्रिएशन के ऊपर ट्रेस दिया है, नए लोग को कोई कंपनी जॉब में लेगा तो उस कंपनी को सरकार पैसा देगी, 1 महीने का वेजेस भी देगी, बाद में ईपीएफ में 3,000 रुपीज़ तक उसको रिम्बर्समेंट भी मिलेगा। तो इस कौन से राज्य को लाभ नहीं होगा? केरल को लाभ नहीं होगा क्या, या बंगाल को लाभ नहीं होगा क्या? हाँ, अगर आप वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ डोल पॉलिटिक्स में अगर आप मजे हुए हैं तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऐसा बजट है, ये होलिस्टिक बजट है और जॉब क्रिएशन के लिए बजट है और विकसित भारत को टारगेट में रख के बजट को किया गया है। तो हमारा विपक्ष इसलिए क्लूलेस है, इसलिए कोई एक इशू को पकड़ के वो कर रहा है। उनका कहना है कि ये केवल अलायंस पार्टनर को खुश करने के लिए है, बाकी राज्य भी हैं उनके ऊपर भी कुछ करना चाहिए। देखिए, बाकी राज्यों को भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा मिला है। जैसे पश्चिम बंगाल का आप ले लिए, पश्चिम बंगाल में मेट्रो के लिए, एक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 4,000 करोड़ रुपया मिला, वो तो बिहार को नहीं मिला। तो क्या हम बोले बिहार उसके वंचित है? ऐसा तो नहीं होता। हर एक स्टेट का अलग अलग सेक्टर होता है जिसमें सरकार ट्रेस देती है। बंगाल के लिए मेट्रो के ऊपर ट्रेस दिया, बिहार के लिए
अब बिहार से जो गया होते हुए जो कॉरिडोर बनेगा अमृतसर टू कोलकाता कॉरिडोर, उस कॉरिडोर का जब अगर उसका गया में जब अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे बनेगी तो उसका लाभ तो अमृतसर को भी मिलेगा, इधर कलकत्ता को मिलेगा, बीच में पूरा कॉरिडोर में जो स्टेट टच होते हैं सब स्टेटों को मिलेगा। कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु सदर्न स्टेट्स हैं तीनों के एमपी, तीनों के सीएम जो है बायकॉट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सीएम बायकॉट कर रहे हैं, नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है। देखिए, बायकॉट से कोई काम नहीं होता। अब 99 सीट मिल गया है तो उसको लगता है, उन लोगों को लगता है कि बॉयकॉट से वो मोदी जी को दबा देंगे या हमारी सरकार को दबा देंगे, तो मोदी जी को पहचानते नहीं है। ये मोदी जी है, ये दबाव से दबते नहीं है, ज़्यादा वो निखर के आते हैं। पवित्र महीना भी चल रहा था, किस तरीके से आप? पवित्र श्रावण मास में है और बाबा हम सब पर कृपालु हैं, दयालु हैं। आज बाबा से प्रार्थना की है कि संपूर्ण प्रदेशवासियों को सभी प्रकार की जो है सुख समृद्धि दें, सबके लिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने इसी स्थल से, इसी धाम से अपनी बात शुरुआत की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके नेतृत्व में आज उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। बाबा केदार का नवनिर्माण पुनर्निर्माण कर चल रहा है। बाबा केदार के अनन्य भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक बार नहीं अनेकों बार बाबा के धाम आए हैं और बाबा के नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्यों का स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं। आज उनके नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं कि हमारी ये विकास यात्रा निरंतरता से आगे बढ़े। सर, जिस तरीके से 2013 में आपदा आई थी और वो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से बजट आया, बजट में एक विशेष पैकेज जो आपदा को देखते हुए दिया गया, सर किस तरीके से देखते हैं? सर, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपदाओं के लिए, बादल फटने की स्थिति में, अन्य स्थितियों में उन्होंने जो हमारे राज्य के लिए और हमारे जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया है, सहायता का प्रावधान किया है, वो निश्चित रूप से हमको एक बड़ी सहायता आने वाले समय में जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमको होगी। मैं इसके लिए भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन चीज़ है? न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है, और क्या है? यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए। यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 20 को पुल गिर गया। कैसा ही काम हो रहा है? कौन ठेकेदार बना रहा है? कब टेंडर हुआ? जर लोग नहीं पकड़ा है, पुलिस पकड़ रहा है। कब ये टेंडर हुआ? किसके समय टेंडर हुआ? कौन बनवाया? ये सब आप लोग को पूछना चाहिए, तो आप लोग तो पूछते नहीं है, खाली सीधे लालू यादव, तेजस्वी के नाम लेते हैं आप लोग। चलिए, ठीक है, हो गया। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, तो उनके लिए अच्छा है, कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है। हम लोग पैकेज लेके बिहार के, पूरा देश के लोग के, पूरा बिहार के लोग के ठगने का काम किए हैं। लोग समझ रहा है। पहले की योजना पहले का पुराना पैकेट मिला है, पहले का पुराना पैकेट मिला है, बकाया पैसा है जो पैसा नहीं देते हैं। इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, वृद्धा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया। दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं जी? महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना। इस पर कुछ नहीं बोले हैं और दाम बढ़ा जाता है, और दाम बढ़ रहा है ना। ये सब रोकना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए, महंगाई को हटाना चाहिए। लालू जी की तबीयत अचानक लालू जी की तबीयत भी खराब हो गई, जांच कराने गए हैं, ठीक है, जांच हुआ, ठीक है, अभी ठीक है। देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है
जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है। जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है, क्या आप भी उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। कल जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने प्रस्तुत किया था संसद में, इसको अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य से समझना है तो मुझे लगता है कि हमें आज की दुनिया की स्थिति देखनी चाहिए कि दुनिया में आज डिसरप्शन है, तनाव है, युद्ध है, और इस वातावरण में जो सरकार की, मोदी सरकार की जो रणनीति जो है वो है कि ग्रोथ को हम कैसे बनाए रखें, कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करें, और देश की जो क्षमता जो है जो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो अगर आप जो उन वित्त मंत्री ने 9 प्रायोरिटी एरियाज कल बजट में बहुत स्पष्ट किया था, और उसमें अगर आप देखें, मैं कहूँगा स्किलिंग का बहुत महत्व है कि जो इनिशिएटिव्स जो हैं उस बजट में, क्योंकि जो आज दुनिया पहचानती है कि भारत की ह्यूमन रिसोर्सेज की जो योगदान दुनिया में हो सकती है, क्योंकि दुनिया में स्किल्स की शॉर्टेज है, और अगर हमारे यहाँ एजुकेशन स्किल को हम बढ़ावा दें तो इसमें ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव तो होगा। फिर मैं कहूँगा कि जो उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को जो प्रोत्साहित किया है, ये हमारे देश में भी अच्छा है कि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इसकी रिस्पांस इस पे पॉजिटिव होगी, पर ये भी है कि बाहर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, बाहर की कंपनियां जो है वो भारत में इन्वेस्ट करेंगी, टेक्नोलॉजी लाएंगी और रिसोर्सेज लाएंगी, हमारे यहाँ रोजगारी बढ़ेगी इसके कारण। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एग्रीकल्चर में प्रगति की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ सालों में दुनिया जो है अनाज के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए, बहुत सारी चीजों में भारत की एक्सपोर्ट्स का इसमें एक महत्व है। तो अगर हमारी एग्रीकल्चर, एक तो हमारे देश के लिए अच्छा है कि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है और मजबूत होगी, पर हम जो है अगल बगल के देश, पड़ोस के देश जो हैं, उनके लिए भी एक किस्म से रिलायबल सप्लायर हम बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ रीजनल सिक्योरिटी, हमारे पड़ोसियों को तो ये बजट उनके हित में भी है, हमारे नेबरहुड फर्स्ट जो है ये भी आगे बढ़ेगी। तो मैं कहूँगा ओवरऑल जो है कूटनीति की परिप्रेक्ष्य से ये इस बजट में, क्योंकि हमारे मंत्रालय के बजट में भी काफी बड़ी वृद्धि आई है, 22% हमारा बजट बढ़ा है, और उसके कारण जो नेबरहुड फर्स्ट जो हम कहते हैं, हमारी नीति जो है, जो ग्लोबल साउथ के साथ जो हम खड़े हैं, और जो भारत के हमारे जो सामान्य नागरिक जो बाहर जाता है तो उनकी सुविधा जो है
उनके लिए पासपोर्ट की सुविधा, उनकी सुरक्षा जो है, और देश की अगर पूरी छवि दुनिया में बदले तो ये तो सबके लिए ये खुशी की बात है। तो मैं जो है जरूर इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ, विदेश मंत्री होने के नाते भी स्वागत करता हूँ, पर जब अगर मैं पूरे एक किस्म से नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत माने प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें बहुत सोच समझ के साथ जो निर्णय जो लिए गए हैं और इनका जरूर देश के हित में है, और मुझे लगता है कि देश की प्रगति के लिए ये तीसरे टर्म, एनडीए के तीसरे टर्म में बहुत। देखिए, आपको पता है कि सावन का महीना है। सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं, जल लेकर आते हैं, पैदल जाते हैं, बिना चप्पल जूते के चलते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी रास्ते में ऐसा पुण्य का काम माना जाता है कि कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं, समाज द्वारा लगाए जाते हैं, और इसमें दिल्ली सरकार सहयोग करती है। आज हम कश्मीरी गेट में दिल्ली के और देश के सबसे बड़े कांवड़ शिविर में हैं, जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा कांवड़िए आते हैं। एट ए टाइम 8-10 हज़ार लोग तक यहाँ पर अकोमोडेट होते हैं। और जो ये सारे कांवड़ शिविर दिल्ली में हैं, उनमें वाटरप्रूफ टेंट का अरेंजमेंट, चाहे वो डाइनिंग टेबल्स का अरेंजमेंट, बेडिंग का अरेंजमेंट, टॉयलेट्स का अरेंजमेंट, पानी का अरेंजमेंट, एक 24/7 मेडिकल और डॉक्टर्स की टीम का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। पूरी दिल्ली में किस तरह की व्यवस्था है? क्या इसी तरह की आपको? देखिए, इसी तरह से 185 शिविर पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं। तो हम जो सारी कांवड़ समितियां होती हैं, उन सबके साथ मिलकर शिव भक्तों के लिए इंतजाम करते हैं। मिलेगा। मैं सबसे पहले तो हरियाणा के उन सब जवानों को जो आज दीक्षांत परेड में पास आउट हुए हैं और आज से वो हरियाणा पुलिस की एक नई शक्ति बन करके लोगों को जिसका लाभ मिलेगा, आज वो शामिल हो रहे हैं। मैं सभी 1265 जवानों को, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं ऐसे जवानों के बीच में, जो सरकार ने जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी की है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, ये हजारों युवा साथी जो हरियाणा पुलिस के अंदर सेवाएं देंगे, मुझे ये भी गर्व है कि हरियाणा पुलिस की ताकत और बढ़ेगी और उस ताकत से हरियाणा के लोगों को जो पुलिस से सहयोग, सुरक्षा का भाव होता है, पुलिस के इन जवानों में हरियाणा पुलिस के साथ मिलते हुए ये और प्रकट होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस पहले भी, चाहे कोई क्रिमिनल है या कोई नशा के अंदर लिप्त होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कहीं न कहीं उनको सजा दिलवाने का काम भी हमारे ये पुलिस के जवान करते हैं। आज 1265 हमारे जवान पुलिस, हरियाणा पुलिस के अंदर शामिल हुए हैं। मैं पुनः उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके परिवारजन भी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। हरियाणा की जनता के अंदर जो क्रिमिनल होता है या कोई गुंडा तत्व होता है, जिसका भय होता है, पुलिस की ये जिम्मेवारी होती है कि आम जन को ये लगे कि ये मेरा व्यक्ति है, मेरी सुरक्षा के लिए आया है। राज्य सरकारनं आयकर विभाग द्वारा 165 आयकर दिवसના ઉપલક્ષ્યમાં આયોજિત આજના કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત CCID
श्री डॉक्टर बनवारीलाल, प्रिंसिपाल CCIT श्री यशवंत चौहान जी, उपस्थित सौ अधिकारीगण, आमंत्रित महानुभाव, प्रेस मीडियाના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। કેમ શાંત થઈ ગયા છે? પહેલા બરોબર છે કે ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સનું નામ પડે એટલે બધા બી જતા હતા, પણ હવે તમે ખૂબ સારો એપ્રોચ કર્યો કે હવે લોકો તમારી સાથે બેસીને હસી શકે એવું વાતાવરણ કરે છે। બાકી ઇન્કમ ટેક્સનું નામ પડે એટલે બધા એને એમ થાય કે ભાઈ જે પ્રમાણે કંપનીઓ જે પ્રમાણે પગાર આપે છે ને પગારમાંથી આટલો મોટો ટેક્સ ભરવો એ બી એક મોટી હિંમતનું કામ છે। 2024-25 का बजट जैसे अपने को पता है कि चुनाव होने के कारण से दो हिस्सों में ये बजट का पेश हुआ है। पहला हिस्सा चुनाव से पहले हो गया था, कुछ महीने उस बजट के हिसाब से अपने काम चले हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में अब बजट का जो दूसरा पार्ट है, कल वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, जिस प्रकार से पेश किया है, ये बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। और चूंकि हर एक विभाग के हिसाब से मंत्रियों के पास विभाग रहते, तो मेरे पास दो विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ महुआ, यानी आवास और शहरी मामले जितने हैं वो सारे हमारे विभाग के पास है। दोनों विभागों में पर्याप्त एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और नए आयाम खड़े किए गए हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया कि 2047 तक देश विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा पूरी करेगा। उसी संदर्भ में अब हर वर्ष का जो बजट है उधर बढ़ने के लिए और हमको जो रास्ते है वो बना रहा है। विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सी योजनाएं और जो है घोषित की गई हैं। अगर मैं शहरी क्षेत्रों में बात करता हूं तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 1 करोड़ नए मकान ये बनाने की बात कही गई है और जिसके अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 2.22 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार की ओर से होगा, बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी और कुछ अन्य इन्वेस्टर जो हैं उसमें लगाएंगे या जो बेनिफिशियरीज हैं वो उसमें अपना पैसा लगाएंगे। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ मकान, ये इतना बड़ा टारगेट ये पहली बार ये किया गया है। इसी प्रकार से जो बड़े शहर हैं उसमें 100 बड़े शहरों को पेयजल आपूर्ति, पानी का निष्कासन, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स ये सब भी घोषित किए गए हैं ताकि शहरों को इस प्रकार की सब सुविधाओं से आगे बढ़ाया जा सके। 30 लाख से बड़ी आबादी के 14 जो बड़े शहर हैं और उसमें भी विशेष तौर पर जो टीओडी पॉलिसी, यानी मकान ज्यादा उपलब्ध हो और ट्रांजिट ओरिएंटेड जो एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये डेवलपमेंट का इसको लागू किया जाएगा ताकि जमीन कम होने के बाद भी शहरी व्यवस्था उनको ज्यादा मिल सके। सभी जो रचनाएं हैं जो